अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी चैनल इरा पर आप लोग का स्वागत है। आज से मैं आपको एक नई स्टोरी सुना रही हूँ जिसका नाम है मेरा इश्क हो तुम। मेरा इश्क हो तुम का फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ, पसंद आए तब भी बोलिए, ना आए तब भी बोलिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो हम लोग स्टोरी को आगे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं और रोक कैसे सकते हैं ये पता नहीं चलता। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरा इश्क हो तुम का फर्स्ट एपिसोड। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी पसंद आए। मेरी जितनी पहली स्टोरियाँ थी वो उनकी साइड से ये भी आप लोगों को पसंद आए, कोशिश यही रहेगी। बाकी आप लोगों की पसंद की बात है, कुछ ज़्यादा नहीं। बस एक छोटी सी स्टोरी की तरफ चलते हैं जहाँ से शुरू करते हैं। एक सुबह की खूबसूरत सुबह खूबसूरत होती है, हाँ, कुछ लोगों के लिए होती है, बच्चों के लिए नहीं होती। जो स्कूल जाते हैं उनके लिए सुबह बिल्कुल खूबसूरत नहीं होती है। ऑफिस के लिए लड़कियां निकलती हैं, उनके लिए भी सुबह। तो अगर लोग देखिए, सुबह का मतलब क्या होता है। कुछ लोग अपनी खुशी से जॉब करते हैं, कुछ लोग प्रेशर में जॉब करते हैं। जो लोग खुशी से जॉब करते हैं खुशी खुशी ऑफिस जाते हैं, और जो लोग प्रेशर से जॉब करते हैं वो लोग प्रेशर के अंदर ही ऑफिस जाते हैं। इसी तरह की होती है सुबह। बच्चे कुछ बच्चे अच्छे होते हैं जो स्कूल जाने के लिए वो दकते रहते हैं मेंढक की तरह, और कुछ बच्चे होते हैं कछुए की तरह स्लो मोशन वाले, जो नहीं जाना लेकिन फैमिली उसे घसीट के ले जाती है। ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो सुबह होती है, खूबसूरत सी होती है, कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती। गुड मॉर्निंग एवरीवन कह सकते हैं। तो सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। 7 बजे बहुत रश था रोड पे। हर कोई अपनी तरफ अपनी काम में जाने की जल्दी थी। जल्दी इसलिए, कुछ लोगों की जॉब मशरिक की तरफ थी तो कुछ लोगों की जॉब मगरिब की तरफ थी, यानी कि शुम ओके कहते हैं। इस तरह की सिचुएशन थी। एक बहुत खूबसूरत सुबह थी। तो तकरीबन सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए तैयार थे। वहीं पर एक ऑफिस था, बहुत बड़ा ऑफिस कह सकते हो, बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान ऑफिस। इस ऑफिस के अंदर सब लोग अपने कामों के ऊपर पहुंच चुके हैं। उसका टाइमिंग क्या था, सुबह के 8 बजे। फिक्स 8 बजे आप लोगों को ये ऑफिस के अंदर होना है। तो सब लोग वहाँ पर भागते भागते जा रहे थे। अब तकरीबन 7:30 बज चुके थे। सब लोग पहुँचते पहुँचते अपने केबिन पर बैठ के कहते, अपनी अपनी सीट पर बैठ के कहते, चलो आज तो जल्दी आ गए, वरना इसके चक्कर में हमारे पैसे कट जाते। यार ये क्या बात हुई, हमें बॉस से बात कर लेनी चाहिए ना। हाँ अच्छा, क्या कहेंगे बॉस, हमारा तनख्वाह मत काटो, हम लेट आएंगे तो। इस लेट आने के चक्कर में तनख्वाह कटता है, और इसी चीज़ से तो हम जल्दी आके बैठ जाते अपनी सीट पे। वैसे लगता है आज बॉस अभी तक आए नहीं। किसने कहा, वो तो तुम लोगों से पहले आके बैठे हैं और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ से पियून आके कहता है, तो कहते कितने बजे आए थे बॉस, 7 बजे। क्यों इतनी जल्दी क्यों आ गए थे, पता नहीं क्यों। आते ही बोले कि सारे वर्क ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनको कहो जब जैसे ही ऑफिस के सारे टाइम हो जाए तो बाहर का दरवाज़ा लॉक कर देना। फिर से, हाँ जो है तो वो है, जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन इस चक्कर में तो सभी टाइम पर आ जाते हैं। हाँ आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी आलसी वाले होते हैं ना, तो उनके लिए। ओके, वैसे आज बॉस का मूड कैसा है, वैसा जोर बार होता है। ओके, मतलब सीरियस लुक, सीरियस लुक ही तो होता है। तब वहाँ से पियून के लिए बुलावा आता है। पियून अंदर जाता है। एक टेबल पर एक लड़की सर झुका के एक फाइल देख रही थी। पियून के आने से वो सर नहीं उठाती, बल्कि एक फाइल उसके सामने रख के कहती, इसे बाहर सबके जितने भी टीम मेंबर आ चुके हैं उन सबको ये दे दो, और थोड़ी देर बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये कहकर वो पियून को जाने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ इसे कॉल आता है, तो कॉल उठा के कहते हैं, बॉस मिल गई है वो। कहाँ मिली है, वो यहाँ पर। ठीक है, तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है। जी बॉस, बट आयुष्यो बॉस, मैंने तुम लोगों को एक काम दिया है, तो कहा आयुष्यो का सवाल ही नहीं उठता, जो कहा है वो करो। ओके बॉस, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। वहाँ से वो उठती है, अपने कोट जो उसने चेयर पर लगाया था वो पहनती है, ऑफिस की तरफ निकल जाती है, मतलब मीटिंग रूम की तरफ निकल जाती है। और जैसे ही निकलती है सब लोग उसकी तरफ देखकर सर झुका लेते हैं। एक नज़र सारी स्टाफ को देखती है और वो आगे बढ़ जाती है। जैसे ही आगे बढ़ती है, रूम के अंदर एंट्री करती है। एंटर करते ही वहाँ पर जितने लोग थे वो खड़े हो जाते हैं। वो खड़े होके वो अपने बॉस वाली चेयर पर बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है उसके मुँह से सिर्फ एक लफ्ज़, आप लोग हैरान होंगे मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्यों बुलाया, एक साथ इतने सारे लोगों को एक साथ क्यों बुलाया।
एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को तो पता है, कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मैं आई हूँ, तो बहुत से काम अधूरे हैं मेरे। मेरे नहीं, मेरे डैड के काम अधूरे हैं, जो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो बकवास, बिना बकवास के, बिना एग्रीमेंट के, बिना कुछ चीज़ के, बिना किसी शिकायत के, जो जो जानते हैं वो सच सच बता दें। मेरे बॉस ने किस किस को कितने और कितने पैसों में हेल्प किया है, मुझे वो बताएं। झूठ बोलोगे, मेरे पास फाइल है, मुझे फाइल से पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। ये सारी चीज़ें मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो बिना किसी झूठ के, बिना किसी भी चीज़ को छुपाए, मुझे सच चाहिए। मेरे डैड ने आप लोगों के ऊपर इतना खर्चा किया है, तो उनका फ़ायदा कहाँ है? सारी चीज़ें तो आप लोगों ने आपके फ़ायदे के लिए हुए थे, मेरे फ़ायदे, मेरे डैड के फ़ायदे के पैसे कहाँ हैं? तब वहाँ से एक इंसान को पकड़ते हुए लाते और उसे बिठाते चेयर पर। हेलो मिस्टर अनिकेत, कैसे हैं आप? लगता है आपको बहुत प्यार से उठा के लाए मेरे लोग। ये क्या बदतमीज़ी है? बदतमीज़ी, बदतमीज़ी तो आप कर रहे हैं ना। हमारे किसी मेंबर का फ़ोन उठा रहे, ना किसी टीम मेंबर की से बात कर रहे हैं, ना किसी गार्ड से हमारी बात कर रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे आप छुपन छुपाई खेल रहे हैं, और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आपको छुपन छुपाई भी खेलनी है तो अपना लेवल देख कर खेलिए और मेरा लेवल देख कर खेलिएगा। ऐसी छुपन छुपाई मुझे पसंद खत्ते ही नहीं है। तो बताना पसंद करेंगी इस छुपन छुपाई की वजह? देखो, तुम्हारे डैड ने मुझसे वादा लिया था कि वो जब तक मैं खुद से ना दूँ। हाँ, उन्होंने लिया था, मैंने तो नहीं लिया था। अब जब इस दुनिया में ही नहीं है तो वादे की क्या अहमियत? ज़रा बताना पसंद करेंगी। इस कंपनी को मेरे डैड ने खुद से बनाया था, अपनी मेहनत से, और दोस्त बना के आप लोगों ने लूटा अच्छी तरह से, उन्हें बहुत अच्छी तरह से लूटा है। और आप लोगों की देन है कि आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरे डैड मर चुके हैं। मुझे नहीं पता किसने हमें मारने की कोशिश की है, किसने हमें ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत जल्द पता लगा लूँगी मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि पता ना लगा पाऊँ। पता लगा लूँगी मैं। बस अब बताओ, तुमने कितने पैसे लिए और कितने देने हैं तुम्हें? मुझे कितने पैसे देने हैं तुम्हें, वो बताओ। ज़्यादा बकवास मत करो। मैंने कहा ना, तुम्हारे डैड वो मर चुके हैं। मरे हुए इंसानों से वादे नहीं होते, वादे पूरे भी नहीं होते। जो मर गया वो मर गया, जो ज़िंदा है उसकी बात करो। मैं ज़िंदा हूँ, तुम मुझसे बात करो। तुम्हें क्या चाहिए? जो पैसे तुमने मेरे डैड से लिए वो चाहिए? इतनी बड़ी रकम एक ही दिन में थोड़ी हो सकती है। ओके, तो तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी हो सब मेरे नाम कर दो। और एक चुटकी बजाता है एक लॉयर, एक कागज़। आप, तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग। ज़रा सोच समझ के बोलिएगा कि मेरा दिमाग ख़राब है या मैं पागल हूँ। कुछ भी नहीं, अपने हक के पैसे ले रही हूँ, आपसे ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। मेरे हक में जो है मैं वो लेती हूँ, और मैं अपने हक को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ये बात अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। फिर भी अगर आप लोग इसी बेवकूफ़ी करके मेरे सामने बैठे रहेंगे तो मैं अपने हक को आराम से भी और छीन के भी ले सकती हूँ। ये मेरा हॉबी है। तो जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही रहेगी, और मेरी चीज़ को कोई मुझसे ले नहीं सकता, ना छीन सकता है। बाय द वे, लेना तो दूर, छीनने का भी सोचेगा तो मैं उसके दिमाग की वो नस को पाड़ दूंगी जिस नस में ये ख्याल आएगा कि वो मुझसे मेरी चीज़ छीन सकता है। तो बिना किसी चिल्लम चिल्ली के कागजात पर सिग्नेचर करो। अगर नहीं किया तो तुम्हारी मर्जी। कानूनी तौर पर भी मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी ले सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे डैड से एग्रीमेंट किया था कि तुम अगर पैसे ना दे पाए तो तुम्हारा एक कंपनी, एक बंगला, जो जहाँ जहाँ तुम्हारे बहुत कीमती कर्ज हैं, जो जिनसे तुम कमा रहे हो, बहुत कच्चा कमा रहे हो, उनको तुम मेरे डैड को दोगे। ये झूठ है, ये सच है, ये सच है। यकीन ना आए तो तुम्हारे सामने एक फाइल पड़ी है, वो देख लो। वो देखते हो खड़े होते हो गुस्से में, तब उसके दो गार्ड उसके कंधे से पकड़ के उसी चेयर पर ज़बरदस्ती बिठाते हैं। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक, या तो इन सिग्नेचर करके आराम से चले जाओ बिना किसी चिल्लम चिल्ली के, और दूसरा ऑप्शन, तो मुझे पता है मुझे किस तरह तुमसे पैसे निकालने हैं। जो करना है करो, मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता। ओके, कॉल हर इस वाइफ। फ़ोन लगाओ इसकी बीवी को और ज़रा वहाँ का नज़ारा दिखाओ इन्हें। तो वो दिखाती, घर के बाहर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, वो गाड़ियाँ जिसमें नकाबपोश लोग खड़े थे। सो कैसा लगा ये सरप्राइज़? ये तो गुंडागर्दी है। हाँ,
अगर दोस्त की तरह बात करोगे तो मैं दोस्त बन के रहूँगी। अगर तुम मुझे इस तरह धमकी दोगे कि तुम्हें जो करना है करो, तो क्या मैं पीछे रहने वालों में से तो नहीं रह सकती। तो तुमने जो कहा मैं वही कर रही हूँ। तुम्हारे घर के अंदर जाके तुम्हारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें तोड़ फोड़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, या तो अब तुम्हारी बीवी बच्चे जो भी तुम्हारे घर के अंदर है उन्हें ज़ख्मी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने है, खामोशी से सिग्नेचर करके अपनी फैमिली को सेफ रखो, वरना भूल जाओ तुम्हारा घर कारोबार तो होगा लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं होगी। तुम इंसान हो हैवान, जो समझो वो हूँ, जो समझना पसंद करो वो हूँ। इंसान कहना चाहो तो इंसान, हैवान कहना चाहो तो हैवान, डेवल कहना चाहो तो डेवल, लेकिन ये डेवल अपना हक छोड़ती नहीं है, ये बात याद रखो। अब तुम्हारी मर्जी। और उन सब की तरफ देखता है, हम आपको हमें जो चाहिए हम बस 1 महीने का टाइम दीजिएगा। ओके, आपके पास 1 महीने हैं। इस 1 महीने के अंदर अंदर, आज की क्या तारीख है, आज है 20 तारीख, तो अगले महीने की 20 तारीख को आपके जितने भी पैसे जो मेरे डेट से ले चुके हैं वो सब मेरे इस टेबल के सामने रखने होने चाहिए। मुझे दोबारा ये मीटिंग खुद से नहीं, आप लोगों को मुझे कॉल करके मेरी पर्सनल सेक्रेटरी से मीटिंग रख कर मुझसे मिलना पड़ेगा। अगर वो आपने नहीं किया और अगर मैं आप तक पहुंचा तो याद रखिएगा कि आपकी चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके पास सेफ नहीं रहेगी। आई प्रॉमिस, इतना तो मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। इस मीटिंग इज़ ओवर, ये कहकर वो अपने काम की तरफ चली जाती हूँ। वही दूसरी तरफ, जहाँ पर एक खूबसूरत सुबह एक फैमिली के लिए थोड़ी सी उदास थी, थोड़ी सी खुशी थी, वहाँ पर एक बेटी अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही थी। तो वो कहती, डैड मैं काम से जा रही, इस तरह तो मत कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को कॉल भी ना करूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने आऊँगी, बट काम तो काम होता है, लेकिन बेटा इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। अरे डैड, फन भी होगा, घूमना भी होगा और काम भी होगा। और तो आपको तो पता है मुझे ट्रैवल्स करना पसंद है, मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो टेंशन ना लीजिएगा। प्लीज़ मॉम डैड, प्लीज़ 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 खुशी खुशी मुझे भेजिएगा और मैं खुशी खुशी काम ख़त्म करके आ जाऊँगी। 1-2 महीने की तो बात है, आ जाऊँगी आपके पास। और हाँ, अगर मेरा कॉल ना लगे तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ होने की ज़रूरत नहीं है परेशान। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से और अपना ख्याल रखना। और टाइम टू टाइम फ़ोन करती रहूँगी, लेकिन अगर फ़ोन ना लगे तो समझ लीजिएगा मेरे फ़ोन की बैटरी इज़ डेड। और आती है एक लड़के के पास, उसके हक करके कहती है, मॉम डैड का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, ओके। और हाँ, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं आज जल्दी आ जाऊँगी। यार शादी कर लेते ना। उफ हो, फिर से शुरू हो गए। आई लव यू ना, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ पता है, लेकिन इस तरह से तुम जा रही हो तो मुझे अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। जा रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस जल्दी आऊँगी। ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है। तुम भी अपना ख्याल रखना। ऑफ कोर्स मैं अपना ख्याल रखूँगी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो लोग वहाँ से उसे स्टेशन तक छोड़ते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में जैसे ही बैठती है तो वहाँ का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। सफ़र होता है मुंबई का। मुंबई जो बहुत बड़ा शहर, जो बहुत बड़ा सपनों की डगरी। हर कोई अपने सपने को सजा के वहाँ आता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए वहाँ आता है। बहुत खूबसूरत, एक भागदौड़ वाली दुनिया कह सकते हो, एक भागदौड़ वाला शहर कह सकते हो, जहाँ रुकते नहीं लोग, चलते रहते हैं अपने कामों के लिए, अपनी जगहों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, बस चलते रहते हैं। हाँ, जब मंजिल आ जाती है तो रुक जाती है। तो इसी तरह से वो लड़की लखनऊ से मुंबई आ रही थी। लखनऊ ही कल वो मुंबई आ रही थी, बहुत खुश थी अपने सपने को लेकर। उस सपने को लेकर जो उसने देखी थी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने मंगेतर के लिए। जो सपना था उसे बहुत अच्छा खासा जॉब जो उसे मिल चुकी है, उस जॉब को करके 2 साल तक, फिर इसके बाद आराम से अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को, अपनी किसी की वाइफ बन के गुजारेगी। वो सपना लेकर वो निकली थी मुंबई के लिए। उस लड़की का नाम था चाहत। चाहत मेरा, चाहत मेरा एक बहुत खूबसूरत, बहुत ड्रेसिंग, बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी आंखों की चमक, उसकी होंठों की स्माइल बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से उसने पहना था एक सुंदर सा सूट, जो कहते पटियाला सूट, वो उसने पहना था। और उसके साइड के बाल ओपन थे, लेकिन उन्हें अभी वो पोनी टेल में बांध रही थी। ये सफ़र बहुत घंटों का था। अब कितने घंटों का था मैंने कभी किया नहीं तो पता नहीं, पता लेकिन बता दीजिएगा कि लखनऊ से मुंबई का सफ़र कितना होता है।
ठीक है, कमेंट्स में। तो वो सब एंजॉय कर रही थी। वही दूसरी तरफ जहाँ एक ऑफिस में अब भी सब लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से वो इंसान वहाँ से निकलता है सर झुका के, तो सब लोग कहते लगता है इसकी तो हेल बन गए। तो कहता है बिल्कुल, अगर बॉस से पंगा लेंगे तो एल तो क्या बेल भी बन जाएंगे। ये इस कहकर सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ उसे फिर से फ़ोन आता है तो कहता है हम काम हो गया। तो कहता है नहीं बॉस, अभी थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन मिली, वो वहाँ से निकल चुकी है। ठीक है, जब वो काम हो जाए तो मुझे बता देना। और हाँ, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं। बॉस अगर उसने कुछ किया तो, अगर तुम में से किसी ने उसे टच भी किया तो याद रखो तुम लोगों की मौत मेरे हाथों पक्की है। बॉस बिना टच के तो हम कैसे ला सकते हैं, किसी और तरीके से लाओ, कुछ भी करके लाओ, लेकिन मेरी लाओ ज़रूर। सुना तुमने, बिना उसे तकलीफ़ दिए, बिना उसे कुछ खरोच लाए, बिना उसे नुकसान पहुंचाए, उसे मेरे पैलेस तक पहुंचाओ सही सलामत। ओके बॉस, जैसे आप ठीक समझें। अब वो कहने लगे अब हम क्या करें, अब किस तरह से बिना टच किए उसे उठा लेंगे। बॉस ने काम भी दिया और आराम भी दिया। क्या बात है, कमाल है, बॉस भी अजीब है। इस तरह से वो अपने ऑफिस में काम करने लगती। तब वहाँ पर एक लॉयर आता है। लॉयर उसे एक फ़ाइल देता है तो कहता है तुमने जो नया एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा, नया एग्रीमेंट बनाने के लिए कहा था, मैंने बना लिया, अब तेरा एक नज़र देख लो। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, आई ट्रस्ट यू। बस इतना करो, ये एग्रीमेंट है, ये जो पेपर तुमने बनाए उन लोगों तक पहुँचा दो जिन लोगों ने मेरे डेट के पैसे हड़प करके बैठे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए कुछ दिनों तक? नहीं, मुझे नहीं लगता। 1 महीने तक तो शायद मैं आराम ही कर रही थी। इस 1 महीने बाद वैसे मेरे लिए अजीब है, एक सुबह अपने डैड के साथ घूमने के लिए लखनऊ जाना अजीब था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम डैड ने मुझे कहीं ले जाने की बात की थी और मैं चली गई उनके साथ। बहुत खुश थे वो, क्योंकि उनकी बेटी उनके साथ घूमने आ रही थी। बहुत खुश थे हम लोग, बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनके दुश्मनों ने वहाँ पर उनकी मौत के लिए दरवाज़ा खोले थे। वहाँ गए, एंजॉय कर रहे थे, पार्क में जॉगिंग कर रहे थे। मैं और डैड से बातें कर रहे थे। डैड अपने बारे में बता रहे थे, बहुत सी चीज़ें डैड ने मुझे बताया। एक डायरी मुझे दिए, मेरे नहीं दिए, मुझे कहा उनके लॉकर में एक डायरी है, उस डायरी में उन्होंने किसको क्या दिया, किसको क्या नहीं दिया, सब कुछ उसमें लिखा है, सब कुछ। लेकिन मेरे पास नहीं, जब हम जाएंगे तो वो मुझे दे देंगे, यही बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक एक गाड़ी से इंसान निकला, ब्लैक कपड़ों में, मास्क लगाए हुए, और उसके हाथ में गन था। और जिस तरह से उसने फायरिंग की ना, गोलियां बरसाई हम दोनों, माँ बाप, बेटा और बाप पर किस तरह से बरसाई। एक पल तो मैंने अपनी मौत को ना इस तरह, ऐसा लगा था कि मैंने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया और मैं मर भी चुकी थी। हाँ, अगर उस टाइम पर वो ना आती जिससे पहली नज़र में मुझे उससे इश्क हो गया, जो मुझे मेरी ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। मौत बाहें फैला के मेरे लिए खड़ी थी और मेरी ज़िंदगी मेरे सामने खड़े होकर मुझसे कह रही थी, देखो, आंखें बंद मत करना, आंखें खोल के रखना, आंखें बंद मत करना, आंखें खोल के रखना। उसने अपना दुपट्टा उतारा और मेरे जहाँ पर गोली लगी थी उसे दबाने लगी, उसका खून रोकने लगी। मुझे 2 गोलियां लगी थी, एक दिल पर जिसकी वजह से मेरी कंडीशन ख़राब से ख़राब होती गई थी, और एक यहाँ पर पेट पर 2 गोलियां लगी थी। लेकिन डैड को अंदरूनी गोलियां लगी थी, इतनी गोलियां डैड को लगी थी, मैं हैरान था। जब आंखें खोला मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग पहुंच गया था, लेकिन नहीं, वो स्वर्ग नहीं, हॉस्पिटल था। डॉक्टर ने बताया कि उस लड़की ने मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि मुझे खून देकर मेरी ज़िंदगी को और ज़्यादा सेव करने की कोशिश की। मेरे रगों में उसका खून दौड़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है उसका खून मेरे रगों में इश्क बन के दौड़ रहा है। एक तो तुम एक तरफा इश्क करते हो उसे, हाँ करता हूँ, और उसे हासिल करना मेरा जुनून है, मेरी दुनिया है। अब मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ और मुझे बहुत जल्द वो मिलने वाली है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए इस हरकतों के बिना पर? मैं क्या हरकत कर रही हूँ, बस उसे अपने पास रखना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ, उसे महसूस करना चाहती हूँ और उसे सारी दुनिया की खुशियाँ देना चाहती हूँ जो डिज़र्व करती है। लेकिन ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती से वो खुशी से थोड़ी मेरे साथ रहना पसंद करेगी। सुनने में आया कि उसकी फैमिली है, हाँ है, तो उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है। उसकी एक मंगेतर भी है, शायद तुम भूल रहे हो। हाँ अच्छा, तो क्या हुआ, मंगेतर है, ज़रूरी थोड़ी है अगर हमने किसी से एंगेज किया उससे शादी उसी से हो।
कुछ चेंजिंग भी हो सकती है लाइफ में। तो तुम अपनी एक तरफा के इश्क में पागल होकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, यही समझ लो। अब एक तरफा इश्क है या दो तरफा इश्क बन जाएगा, शायद नहीं बनेगा। वो अपने मंगेतर से बेहद प्यार करती है, लव मैरिज कर रही है वो। दिल को मत तोड़ो, मेरे दिल में जो है मैं वो करती हूँ, मुझे किसी की कुछ सुनाई देता नहीं है। मेरी दुनिया अब वो लड़की बन चुकी है और उस लड़की को हासिल करना मेरी दुनिया बन चुकी है, तो मैं उसे हासिल करके रहूँगा। आई प्रॉमिस। मैंने खुद से वादा किया है और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अपने वादे तोड़ता नहीं हूँ और मैं ना किसी को तोड़ने देता हूँ। उसकी फैमिली मेरे साथ रहेगी, खुश रहेगी, तो उसकी फैमिली भी खुश रहेगी। अगर वो खुश नहीं रहेगी तब भी मैं उसे खुश करना जानता हूँ कि मुझे उसे किस तरह खुश रखना है। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा इश्क है वो, तो दिमाग ख़राब तो हो गई। जिस तरह तुम हरकतें कर रहे हो उस तरह एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती हम किसी पर अपना प्यार प्यार मैंने प्यार नहीं कहा, मैंने इश्क कहा। वो मेरा इश्क है, सुना तुमने? हो मेरा इश्क है, तुम मेरे इश्क हो, ये बात है मेरी। अब सही हो या गलत, मुझे करना है तो करना है, बस उसे हासिल करना है, इतना कहना है। ये कहकर उसे फाइल देती है, उसे जाने का इशारा करती है, सिर्फ उसे एक नज़र देखकर और वहाँ से निकल जाता है। तो कॉल लगाता है उन लोगों पर जिनका कॉल लगाया था उनकी बॉस ने। तो कॉल लगाता है, तुम लोग कहाँ हो? वो कहते हैं हम यहाँ बॉस इंतज़ार कर रहे हैं। तुम लोग का दिमाग ख़राब है, उसने तुम लोगों को कहा और तुम वो चले गए इस काम के लिए। तो क्या करें? अच्छा, दिन दहाड़े उसे उठाओगे और लोग वहाँ के कुछ करेंगे नहीं। हाँ, ये तो हमने भी सोचा था, फिर हमने कुछ और तरीका सोचा है, किस तरीके से लाओगे। एक तो पता नहीं बॉस को क्या है, उन्हें वो लड़की हर कीमत पे चाहिए, लेकिन बिना टच किए हम कैसे ला सकते हैं उसे। ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो करो तो तुम्हारे साथ वो लड़की आ जाएगी। ठीक है बॉस, जैसे आप ठीक समझे। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। एक नज़र वो उस केबिन की तरफ दिखता है जिस केबिन के अंदर वो अपने चेयर पर आंखें बंद करके लेटी थी। आंखें बंद करके उसके चेहरे पर वही चेहरा आ रहा था जो अपनी मौत के करीब थी। अपनी सांसों को बस अभी बंद होने वाले थे, लेकिन वो आवाज़, देखो आंखें बंद मत करना, सोना मत, सोने से तुम्हें कुछ हो सकता है, आंखें बंद मत करना। हॉस्पिटल एम्बुलेंस आ रही है ना, एम्बुलेंस, टेंशन ना लो, तुम्हारे डैड को भी कुछ नहीं है। तुम्हारे डैड है, अंकल है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन उसे भी कुछ नहीं है। तुम परेशान मत हो। बस यही आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों में एक कतरा आंसू निकलता है अपने डैड के लिए। जब वो लड़की की आवाज़ सुनती है कि तुम्हारा डैड है, अंकल है, कोई भी है, वो ठीक है। हालांकि उसी टाइम पर उनके डैड की डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो ठीक थे। वो उसे तकरीबन 1 से 2 महीने लगे थे कि सही होने के लिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए। इस बीच उस लड़की के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पता कुछ नहीं चला, कुछ भी नहीं। आखिर में तक हार कर जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस हॉस्पिटल में उसे लेके गए थे, उसी हॉस्पिटल के कैमरे के ज़रिए उसकी तस्वीर निकाल के उसके बारे में पता लगाया गया था और सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने थी, सारी इंफॉर्मेशन। तो फाइल को लेती है, उस फाइल को खोलती तो उसके पूरी एक बहुत बड़ी सी पिक्चर उसके सामने थी, जिसमें वो बहुत प्यारी सी स्माइल कर रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैंने कभी हंसना नहीं देखा है, लेकिन तुम्हें देखकर ज़िंदगी जीने का मतलब समझ में आया। मैंने कभी किसी को अपने करीब इतना नहीं देखा है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद कि हाँ, खुद को किसी के करीब करने में अच्छा लगेगा, ये सोच रही हूँ मैं। तुम कौन हो नहीं जानती, तुम्हारे नाम के अलावा, तुम्हारी पहचान के अलावा कुछ नहीं जानती। मेरी एक तरफा इश्क तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगी मैं भी नहीं जानता, मुझे कहाँ तक लेके जाएगी मैं ये भी नहीं जानता। अब मेरा इश्क सही है या गलत ये भी मैं नहीं जानता। मेरे दोस्त ने मुझे कहा मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने इश्क के हाथों मजबूर हूँ। लोग प्यार करके निभाने की कोशिश करते हैं और मैं एक तरफा इश्क करके अपनी दीवानगी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करोगी, मुझसे इश्क करोगी जिस तरह मैं तुमसे इश्क करता हूँ। नहीं पता तुम्हारे इश्क के बदले, मेरे इश्क के बदले में तुम्हारी नफ़रत मुझे मिलेगी, ये भी नहीं पता। बस इतना पता है मुझे इश्क हो गया तुमसे, तुम मेरा इश्क हो और मैं अपने इश्क को, अपने इश्क की जुनून को सरहद तक चलने के लिए तैयार हूँ। जो सर के बाहर तक चलने की तैयार है, सर पे कफन बांध के, वो इश्क हो तुम मेरी। अब मैं ज़िंदा भी हूँ तुम्हारे लिए, मरूंगा भी मैं तुम्हारे लिए। तुम मारोगी भी तुम ही, जिंदा रखोगी भी तुम्हें।
ये दोनों तरफ से मेरी ही खुशी है, मेरे ही गम है। तुम्हारी खुशी का नहीं सोच रही, अपनी खुशी का सोच रही। लेकिन मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, इतने पैसे हैं, शायद तुम इससे खुश हो जाओ, शायद तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत हो। एक लड़की के लिए क्या चाहिए? पैसे। अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास फैमिली थी, एक अच्छा रिश्ता था, तो तुम यहाँ पर जॉब करने क्यों आ रही थी? पैसों के लिए ना। तो पैसे बिना किसी मेहनत के तुम्हें मिलेंगे, तो तुम्हें खुश होना पड़ेगा ना मेरे साथ। हाँ, पता नहीं। वही दूसरी तरफ उस ट्रेन में एक लेडी आती, ओल्ड लेडी कह सकते हो। तो वो उसके हाथ में वो कहते हैं ना, इस पंप वगैरह जो होते हैं ना, इसको वगैरह, जैसे कि दमा की मरीज, उसका पंप गिर जाता है। तो चाहत उसकी मदद करती है। चाहत की तरफ देखकर उसके सर पर आता कि कहती है, जीती रहो बेटा, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। चाहत कहती है, आपका सीट कौन सा है? तो अपनी पर्ची का टिकट निकाल के दिखाती। तो चाहत कहती है, अरे ये तो मेरे साथ ही आपकी सीट है, आप यहाँ बैठिए। आप अकेली ट्रैवल कर रही है? हाँ, क्या करो बेटा, नवासे से मिलने आई थी, बेटे ने गाड़ी में चढ़ा दिया, अब अपनी मंजिल पर खुद ही जाना पड़ेगा। तुम जैसे बच्चे मिल जाते हैं रास्ता आसान करने के लिए। तो कहती हूँ ठीक है, और उनके साथ कुछ बातें करने लगती है। उनके साथ फ्रेंकी उग जाती है, बहुत अच्छी तरह से हंस हंस के बातें करती है। तो कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो उनसे कुछ बातें करने लगती है। तो चाहत कहती है, मैं अपने ऑफिस ज्वाइन करने जा रही हूँ, मेरा ऑफिस है इस जगह पर, बहुत अच्छी कंपनी है, और वहाँ पर मेरा फर्स्ट डे परसों होने वाला है। पहले मैं आज जाऊँगी वहाँ पर रहने के लिए, मेरे सब कुछ हो चुका है, रहना खाना पीना सब कुछ, बस मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना है। तो मैं ज्वाइन करने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत बहुत करती हो तुम ना बेटा। हाँ, मेहनत का तो ज़माना है, तो मेहनत कर लेते हैं हम लोग, टेंशन लेने की बात ही नहीं। तो हंसने लगते हैं। तो इसी तरह उनका मंजिल पूरी अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। वो पहुँच जाती है मुंबई शहर। मुंबई शहर जो भागती हुई नगरी, जहाँ स्टेशन पे भी रश बहुत होता है। वो उस आंटी का हाथ पकड़ के कहती, आपको कोई लेने आया है या नहीं? तो कहती, और बात करते करते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जैसी तबीयत बिगड़ती है तो वो क्या करती है, उसकी मदद करती है। उसकी मदद करते कहती, आप ठीक है? आपकी तबीयत तो ठीक है, बस बेटा यहाँ से थोड़ा आगे चलो। तो उसका हाथ पकड़ते पकड़ते एक जगह पर वो रुक जाते हैं। जैसे ही रुकते तो वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती, कहती, अरे मम्मा, कभी कितनी दफ़ा कहा है आपसे अकेले मत नहीं। लेकिन भाई ने भी पता नहीं क्या सोचकर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मम्मा की हेल्प की। अरे कोई बात नहीं, अरे बच्चा ये थक चुकी है बेटा, हमारे पास ही घर है, अगर तुम चाहो कुछ खाने पीने चाय पीने का। नहीं नहीं, मेरे ऑटो करके अपनी मंजिल की। अरे बेटा, तुमने इतनी मदद की है। तो वो लड़की भी से मतलब मिन्नतें करने लगती। तो देखती कि हाँ, दोनों माँ बेटी इस कदर मिन्नतें करें, प्यार से कह रहे, तो चलो थोड़ी सी थकान दूर करने के लिए चाय तो बनती है। तो वो उनके साथ उनके घर चली जाती, और स्टेशन से थोड़ा सा आगे उनका फ्लैट था। तो वो वहाँ जाती है। जैसे ही रूम में आती तो लोग बैठ के चाय पानी, मतलब वो लड़की पहले पानी लाती है उन सब के लिए, और पानी पीती है। उसकी माँ भी पीती है, वो लड़की भी पीती है, मतलब चाहत भी पीती है। चाहत पानी पीने के बाद कहती है, थैंक यू सो मच, पानी की बात ही कुछ और है यार, बिना पानी की तो ज़िंदगी इंसान कुछ भी नहीं। तो कहती हूँ, और चाय वगैरह और कुछ स्नैक्स वगैरह भी लाती है, जो उसे खाने के बाद वो खाती है। और जैसे ही कहती है, चलिए अब मैं चलती हूँ, लेकिन वो चकरा का गिरने ही लगती, तब वो लड़की से संभालती, कहती संभल के। वो उसे आराम से सोफे पर बिठा देती। तो कहती है, हमारा तो काम हो गया, अब क्या करना है? फ़ोन करो उन्हें, और उन्हें कहो आके ले जाए अपने मेहमान को। तो वो कॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो लोग आ जाते जो इस लड़की को लेने आए थे। तो कहते, थैंक यू सो मच, ये रहे आपके पैसे, आपने हमारी इतनी मदद की। तुम लोग इस लड़की के साथ गलत करोगे नहीं ना? तुम लोगों ने कहा तुम इस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, ये लड़की भाग के आई घर से, और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को, हाँ मैं भी बेटी वाला हूँ तो इसलिए। अरे आंटी, आप परेशान मत होइएगा, अगर आपको यकीन ना है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारी चीज़ें, और हम अकेले थोड़ी आए, हमारे साथ पुलिस वाले भी तो हैं। देख लीजिए सामने गाड़ी खड़ी है, और आप इन पुलिस वाले को जानते हैं, आपके इलाके की पुलिस है, तो हम किस तरह कर सकते हैं इनके साथ कुछ ज़बरदस्ती? ज़रा सोचिए। अगर आपको यकीन नहीं है, आप अपनी बेटी के साथ आप भी चलिए मेरे साथ इनके घर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से पुलिस वाला भी आता है। उस पुलिस वाले को वो आंटी अच्छी तरह से जानता था। तो आंटी कहती, बेटा मैं तुम्हारे भरोसे इन लोगों का, आंटी आप बरसों से मुझे जानती है, मैं आपके पास ही स्टेशन में काम करता हूँ, तो मैं क्यों गलत काम करूँगा? आपको तो मेरी ईमानदारी पर थोड़ी सा भी भरोसा नहीं है क्या? और वैसे भी मैं आपका दामाद हूँ, अगर आपसे कुछ कहा है तो कुछ सोच कर कहा होगा ना। तो कहता, हाँ हाँ ठीक है कोई बात।
अगर ये तुमने कहा है तो मैंने ये काम कर रही हूँ, वरना नहीं, और ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। बस इस लड़की को अपने माँ बाप तक पहुँचा दो। पता नहीं किस गड्डिया हाथों में वो जाने वाली थी ये बच्ची, कितना खुश थी, लेकिन ये झूठ भूख ही बोल रही थी कि ऑफिस के काम से आई थी। अरे आंटी, कुछ तो कहना था ना, इतना लंबा सफ़र है, अकेले कैसे कर सकती है। तो इस वजह से थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की। बस एक और काम कीजिएगा, आप अपनी बेटी से कहकर इन्हें हमारी गाड़ी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि लेडी से अच्छा नहीं लगता कि हम इन्हें टच करें, है ना। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। वो लड़की अपनी बहन को बुलाती है तो उसके साथ मिलकर उसे उस गाड़ी में डाल देती है, और वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, और उसे जैसे ही गाड़ी में डालती है उसे आराम से एक चादर वो देता है ड्राइवर, कहता है आप इसे इसके ऊपर ओढ़ दीजिएगा, मतलब कमीज़ वगैरह इसकी थोड़ा यहाँ वहाँ ना हो जाए इसलिए। तो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, तो उसे यही करती है। तो ये गाड़ी वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से निकल कर सिर्फ एक मैसेज करती है, काम हो गया है, हम घर की तरफ आ रहे हैं। तो बस एक ही मैसेज। और वकील सोचता है चलो कुछ काम तो अकल का किया मैंने। तो घूर के उसे देखता है, जो उस रूम की तरफ अब भी बाहर खड़ी थी, अंदर नहीं जाती, बस रूम के। तब वो एक लड़का आके कहता है मैम आप यहाँ खड़ी, लगता है बॉस ने आपको बाहर निकाला केबिन से, अपने काम से काम रखो ना, तुम लोग क्यों उसको छेड़ते रहते हो, अगर उसे छेड़ोगे तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, पता है ना तुम लोगों को। मैम शेरनी से कौन पंगा ले सकता है, कोई भी नहीं, मैं तो ना लो, ये कहकर वो अपने केबिन की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके रूम से दरवाज़ा खुलता है, वो जब बाहर निकलती तो देखती है वो अब भी कलर था। तो उसे देखकर कहती तुम अब भी यहाँ खड़े हो, एनी प्रॉब्लम, तुम्हारा काम हो गया, वो सही सलामत तुम तक पहुँच जाएगी। मिल गई है वो, कैसी है वो, कैसी दिख रही है। एक्सक्यूज़ मी, तुम उसे प्यार से नहीं बुला रहे हो, तुम उसे प्यार से नहीं ला रहे हो, उसे ज़बरदस्ती ला रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके मोबाइल से उसके मॉम डैड को मैसेज कर लिया कि वो सही सलामत घर तक पहुंच चुकी है, अपने ऑफिस तक कल ज्वाइन करेगी, इसलिए सिर्फ मैसेज में टाइपिंग करके बात करेगी, कुछ नेटवर्क या कुछ मोबाइल का माइक का प्रॉब्लम है, सब कुछ संभाल लिया मैंने, इसलिए तो तुम मेरी बेस्ट लॉयर हो, इसलिए तो मुझे तुम पर भरोसा है। हेलो, मुझ पर भरोसा करते करते किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत कर देना, मेहरबानी होगी तुम्हारी, मैं उससे इश्क करता हूँ। हाँ, तुम्हारे इश्क के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करने वाले हम लोग। ये कहकर वो अब कहाँ जा रहे हो, घर। हाँ, अच्छा ठीक है, अभी नहीं, अभी तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो करो। वही दूसरी तरफ चाहत के मोबाइल से अब भी वो ड्राइवर मैसेज कर रहा था, और मैसेज डिलीट भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, वो मैसेज सेव करके वहीं पर उसके मोबाइल पर ही रखता है। तो कहता है बाप रे, इसकी फैमिली तो किस कदर परेशान है इसके लिए, आवाज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन तुमने कह दिया ना कि माइक का प्रॉब्लम है। हाँ कह दिया, और तो क्या करना है, किडनैपिंग भी कर रहे हैं, ईमानदारी वाली किडनैपिंग कर रहे हैं, पहली ज़िंदगी का मेरा ये एक्सपीरियंस है यार। अच्छा, तो जैसे मैंने तो 10-20 किए ना, इस तरह से। अरे यार मजाक कर रही हूँ, ये कहकर वो लोग अपने घर की तरफ पहुँचते, और घर तो क्या, और जैसे ही आते हैं घर को अंदर एंटर करते तो उसे आराम से, खुद से नहीं, वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं लेडीज़, उन्हें बुलाते, उन्हें उठा के उसे रूम तक पहुँचाते हैं। रूम, हाय वो रूम नहीं, एक महल कह सकते हो, पूरी तरह से भूल भुलैया भी कह सकते हो। तो उसे आराम से वहाँ लेटाते हैं, बड़े प्यार से और लेटाते हैं, ना उसके हाथ बांधते ना कुछ नहीं, बस उस पर ब्लैंकेट ओढ़ के वो अपने काम पे लग जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद उसे होश आता है। 1 घंटे बाद चाहत की जब आंखें खुलती है, चाहत अपनी चारों तरफ देखती है, चारों तरफ देखकर वो एक शौक हो जाती है, एक झटके से उठ जाती है, और जैसे उठती है उसका सर घूमने लगता है, तो दोनों हाथों से अपने सर को संभालती है। मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, क्या क्या मैं किडनैप, नहीं 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 नहीं, ये किडनैप वाली जगह तो खैर नहीं लग रही, इस तरह से आलिशान घर, ऐसा लग रहा है किसी के महल में घुस गई हूँ मैं, अगर ये महल है तो मैं तो मरने वाली हूँ। ये कहकर उठ जाती है, और जैसे उठती है उसका सर चकराता है, फिर से बेड पर बैठ जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए, और सामने देखती है उसके बैग्स वगैरह वहीं पर रखे थे, सामने दरवाजे के बिल्कुल साइड में, और दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है। जैसे जैसे बाहर निकलती है और पूरा घर सन्नाटा था, कहाँ कुछ भी नहीं, आवाज़ नहीं, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं, वो चारों तरफ घूमने लगती। तो कहती ये हाल में कहाँ किस भूल भुलैया में आ गई, और जैसे जैसे पीछे पलटती है वैसे वैसे वो किसी से टकराती है, जैसे टकराती है और घूम के उसकी तरफ देखती तो देखती है एक लड़की जो बहुत खूबसूरत थी, उसके बाल, उसने 3 पीस पहनी थी, मतलब ऑफिस लेडी सूट कह सकते हो, वो पहनी थी, वो वाइट कलर की, और उसके बालों में पोनीटेल था, आंखों में ग्लासेस थे, और बस आंखों से ग्लासेस निकाल के एक प्यार से उसे देख रही थी, बड़े प्यार से। तो उसे देख कर कहती कौन हो तुम, और मैं यहाँ क्या करूँ, तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हुई यहाँ आते हुए, किसी ने तुम्हें तकलीफ़ दी, किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की, बस इतना बता दो।
उनकी खैर नहीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैंने नहीं पहचाना, लेकिन तुम्हें तो तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो, मेरी ज़िंदगी हो। क्या बकवास है, कौन हो तुम? तुम्हें मेरी दुनिया में स्वागत है। मेरी दुनिया? अच्छा, तुम्हारी दुनिया का नाम नहीं है? मेरा नाम है तो है, लेकिन फ़िलहाल नहीं। बस तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम सेफ़ हो, तुम ठीक हो, ये मैं सुनना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम कौन हो? तुमने मुझे किडनैप किया है? मैं किडनैप हो गई? तुम्हारा दिमाग? हाँ, तुम किडनैप हो गई, लेकिन तुम उस तरह से किडनैप नहीं हुई जिस तरह से तुम्हें होना चाहिए। तुम इस तरह से आज़ादी से इस घर के अंदर घूम रही हो, तो तुम किडनैप हो गई? अच्छा, इस सन्नाटे हुए घर में कोई नहीं, इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम मुझे कह रही हो मैं किडनैप होकर ये फील ना करके मैं किडनैप हो गई हूँ? सीरियसली? कोई जोक कर रही हो? कोई फ्रैंक शो चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई फ्रैंक शो नहीं है। तुम्हें मैं लाया हूँ यहाँ पे, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वो इंसान हूँ जिसने मौत को करीब से देखा है और तुम जिंदगी बनकर मेरे सामने आई थी। मैं वो इंसान हूँ जिसने गोली को यहाँ काते हुए देखा है, लेकिन तुम वो इंसान हो जिसने अपने दुपट्टे को निकालकर मेरी गोली के ऊपर अपना हाथ रख के ये कहा कि तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हारे अपनी आपको ज़िंदा रखना है, आप सोना नहीं है, ये कहा था, याद है तुम्हें? तो तुम मेरी इस गलती की सज़ा मुझे दे रहे हो जो मैंने तुम्हारी जान बचा के की है। गलती नहीं, वो गलती नहीं थी, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। तुम मेरी ज़िंदगी तुम्हारी कर्जदार है, कह सकते हो। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी कर्जदार है, तुम्हें मुझसे जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, ये घर, ये बैलेंस, जितना चीज़ें, बस मैं इतना चाहता तुम मुझसे इश्क करो। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम लड़की होकर मुझसे प्यार करने की बात कर रहे हो? प्यार नहीं, प्यार अलग होता है। लफ्ज़ मोहब्बत, लफ्ज़ इश्क, लफ्ज़ प्यार अलग चीज़ें होते हैं। प्यार, मोहब्बत और इश्क, ये 3 चीज़ें हैं। प्यार, मोहब्बत और आखिर में इश्क आता है, और इश्क सर चढ़ के बोलता है। मेरा इश्क मुझे सर चढ़ के बोलकर तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है, तो तुम मेरी इश्क, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो क्या? नहीं, तुम्हारे इश्क में पागल हूँ, तुम्हारा इश्क, तुमसे इश्क करता हूँ, बस इतना कहना। मेरी फैमिली है, मेरे मॉम डैड है, हाँ, उन्हें सारी चीज़ें बता दी कि तुम ऑफिस के घर काम पहुंच चुके हो, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो, तुम खैर खैरियत से हो, बस उससे आवाज़ में बात नहीं कर सकते, बाकी मैसेजेस में बात आराम से कर सकते हो। मैसेजेस वो जो तुम्हारी फैमिली को अच्छा लगे, वो मैसेज नहीं जो मुझे बुरा लगे। तो ये रहा तुम्हारा मोबाइल, चेक कर लो, मैंने मैसेज डिलीट भी नहीं किया है, तुम्हारे पास सेफ है। अब तुम बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हारा, और उसके कॉलर को पकड़ के गुस्से से घूरती है, और वहाँ पर 2 इंसान एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हो ये देखते हैं कि उनके बॉस के वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड आते हैं, और उनके सामने एक लेडी की, जो सर्वेंट कह सकते हैं, उनके हाथ में ट्रे थी, और देखते हैं कि उनके बॉस के रेबन तक किसी के हाथ चुके, तो वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो अपने हाथ के इशारे से मना करती है और उन्हें पीछे कहकर बाहर जाने के लिए इशारा कर देती है, तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर सर्वेंट खड़ी थी, मतलब जो खाने वाली थी वो खड़ी थी, तो कहती है, वो लड़की कहती, चाहत, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम एक मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाए हो और मुझे किडनैप करके रखा है, और तुमने मेरी फैमिली से बात भी की है। मैंने नहीं, मेरे लोगों ने की है, मैंने नहीं की है। मेरी एक फैमिली है, मेरी मॉम है, मेरे डैड है, मेरी एक मंगेतर है, मेरा प्योंसी है, मैं उससे बेतनाशा सब कुछ सुन सकता हूँ, सब कुछ जो तुम कहो वो सर आंखों पर रखूँगा, लेकिन अपने इस नाजुक पंखुड़ी जैसे होंठों पर मेरे अलावा किसी और का नाम मत लाना। ये मत कहना कि तुम किसी से प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करने लगोगी तो वो जिंदा ही रहे, सारे लोग जिंदा रहेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, बिना किसी चीज़ों के मेरे साथ रहना पसंद करोगी तो अच्छी बात है, मतलब बिना किसी शोर के, बिना किसी चीज़ के। पैसे ही सब कुछ होता है ना दुनिया के लिए, एवरीथिंग इज़ मनी। तो तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं। ये घर जो मैंने बनाया है, मेरा महल कह सकते हो, मुझे खेत खाना लग रहा है, ये महल नहीं लग रहा, खेत खाना। अच्छा, ये खेत खाना, चलो ठीक है, तुम्हारी नज़रों में ये खेत खाना है, लेकिन तुम यहाँ पर आज़ादी से घूम सकते हो। यहाँ घर का हर कोना है, तुम इस्तेमाल कर सकती हो, गार्डन एरिया जा सकती हो, गाड़ी रखी, गाड़ी में बैठ के घूमने जा सकती हो, लेकिन मुझे छोड़ के जाने की बात मत सोचना, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे मुझे पाओगे, अपने आसपास, अपने करीब। तुम जहाँ भी घूमने का हो, तुम्हें ऑफिस में जॉब करने की ज़रूरत नहीं, अगर फिर भी तुम्हें जॉब करना है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अपने ऑफिस में, जिस ऑफिस में तुम आई हो उस ऑफिस में तुम्हें जॉब मिल जाएगा, मुझे कोई तरह से नहीं। वहाँ तुम राजकुमारी की तरह रहना, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, किसी काम को हाथ मत लगाना, बस
मुझसे प्यार करना, मुझसे इश्क करना, और ये ज़बरदस्ती हो सकता है प्यार और इश्क, पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तो तुमसे हो चुका है। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब इस गलती को प्यार में बदल दो, इस गलती को इश्क में बदल दो। तुम्हारी गलती थी और मेरी ज़िंदगी थी तुम। मैं तो मौत को गले लगा रहा था, मुझे ज़िंदगी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरी दुनिया मेरे डेड थे। अब जब वो नहीं तो मैं भी नहीं। बचपन में मैंने अपने मॉम को खोते हुए देखा है। इतनी भी बच्ची नहीं थी कि मैं ये कह दूँ बचपन में, इतनी बच्ची भी नहीं थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, इतनी समझदार भी नहीं थी। बस इतना याद है कि मैंने अपनी मॉम को खोया है। अगर तुम अपनी मॉम डैड से कॉल पर बात भी करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन इतना याद रखो, मेरे लोग वहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड के घर के बाहर खड़े हैं। तुम्हारी एक भी गलती से, कोई भी गलत इंस्पिरेशन से तुम्हारी फैमिली को पता चला कि तुम कहाँ पर हो, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हारी फैमिली के लिए बुरा होगा, मेरे लिए कुछ बुरा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं प्यार से बता रहा हूँ। जिस तरह तुमने मेरे प्यार से मेरे कॉलर को पकड़ा है, तुम्हें पता है मेरे कॉलर को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त दी है। तो सोचो तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, कितनी ज़रूरी हो मेरे लिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम एक पागल लड़की हो, तुम्हें अपनी इलाज करवाना चाहिए। और मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। अब मैं जब पता चल गया मुझे तुम्हारे ऑफिस में जॉब मिला, तो मुझे तुम्हारे ऑफिस में काम भी नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। अब तो नहीं हो सकता। अब मेरी नज़र तुम तक पहुंच चुकी है, तो तुम मेरी हो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा, लेकिन वो क्या है ना, ये कहकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख के उसे पेशेंट किस करता है। वो लड़की को उसको चुराने की कोशिश करती है। वो ये भी नहीं देखती कि दरवाजे के पास सर्वेंट कर रही है, नौकरानी करी है, उसके सामने ही उसे बेशनेट किस करती है। और एक पल ऐसा आता है कि चाहत उसे बहुत ज़ोर से पुश करती है और वो पूरी तरह से पीछे चली जाती है। और जब पीछे जाती है, वो गिरती नहीं है, खुद को संभाल लेती है। फिर चाहत एक कस के उसके गाल पे थप्पड़ मारती है बहुत ज़ोर से। सर्वेंट अपनी सर झुका लेती है, उसने सर उसी वक्त झुका लेता जब उसके बॉस उस लड़की को ज़बरदस्ती किस कर रहे थे। तो कहते ये है तुम्हारे किस का जवाब, सुना तुमने? हो माय स्वीट हार्ट। और उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तुम में से मुझे तुम अच्छी लगोगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं सकता। क्या है ना, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, और तुम मुझे इतनी पसंद आ गई हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए मैं खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन मेरी एक लिमिट होगी। हाँ, लिमिट जब तक तुम ना चाहो तब तक, लेकिन मेरा कंट्रोल खुद पर भी नहीं है, ये बात याद रखो। लेकिन जब से तुम्हें देखा, जब से तुम्हारी चीज़ें महसूस की है ना, तब से मैं तुम्हारा पागल दीवाना हो चुका हूँ। अब तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, लेकिन मैं कर सकता हूँ तुम्हें किस। छोड़ो मुझे, आई से लीव हर। लीव क्या बात है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ। वो उसे फिर से किस करने वाली थी तो उसके मुंह गले को पकड़ती है, उसे पीछे करके दीवार से लगा के अपने दोनों हाथों से उसके गले को प्रेस करने लगती है, मतलब दबाने लगती है, मारने की कोशिश। तब वहाँ से वो नौकरानी जो खड़ी थी वो आती है, उसको पकड़ने लगती है, तो उसे घूरती है एक नज़र, तो वो 2 कदम पीछे चली जाती है। वो बड़ी रिलैक्स तरीके से खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देख रही थी जो चाहत कर रही थी उसके साथ। चाहत उसके गले को पकड़ती है, कभी उसके कंधे पे मारती है और कहती है मुझे जाने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर लड़की हूँ? तुम्हारे इस हरकत से मैं तुमसे डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से। तो वो उसके कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहता है हाय, यही तो मैं चाहती हूँ, मुझे भी तो किसी कमज़ोर लड़की से प्यार नहीं हुआ है ना। प्यार नहीं, इश्क। मुझे किसी कमज़ोर लड़की से इश्क थोड़ी हुआ है। मुझे भी पता है कि तुम क्या भला हो, और मुझे अच्छा लगा है कि मुझे मेरी पार्टनर ऐसी मिली है जो मुझे 2 टोक बात कर सकती है। तुम्हारे साथ मैं तो बहुत कुछ गलत करूँगी अगर तुमने मुझे जाने दी थे। और तुम्हारी मॉम का कॉल आ रहा है, बात करो, आराम से बात करो। और हाँ, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी चीज़ों से उन्हें बताओ मत कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वैसे तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो हुआ ही नहीं है, जो कुछ हुआ है मेरे साथ हुआ है। ये देखो तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, मेरे वाइट कपड़ों का किस हाल कर ली। हालांकि मुझे दाग पसंद नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों से ये दाग ही अच्छी, कुछ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अपना ख्याल रखना। ये कहकर उसके माथे पर एक किस करके वो बाहर चली जाती है और सर्वेंट से कहती है इसके खाने पीने कपड़े सब चीज़ की बंदोबस्त तुम करो, हम फिर से मिलेंगे रात के डिनर के लिए, अपना ख्याल रखो, बाय स्वीट हार्ट। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और फ़ोन बजते बजते बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से वो बजता है, बस एक मैसेज रिप्लाई करती है मैं आपसे बाद में बात करूँगी। तब वो सर्वेंट आके उसके सामने खड़ी हो जाती है मैम खाना। तो वो खाने की ट्रे को लेकर बहुत ज़ोर से ज़मीन पर मारती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उसी सोफे पर बैठती है जिस सोफे पर अभी थोड़ी देर पहले
वो बैठी थी, हाँ, खुद को संभालते संभालते घर की तरफ देखते कहती ये भूल भुलैया है, ये घर मैं कहाँ से निकलूँ, कहाँ से आ गई हूँ। कौन है ये पागल इंसान जो कहता है मुझसे पेशकश करता है, और मैं ही पागल थी जो इसकी जान बचाने की चली गई थी। हाँ, कहा था मेरी दोस्त ने कि मुसीबत गले मत लगाओ, तुम अक्सर किसी की मदद करती हो ना तो वो तुम्हारी गले पड़ जाती है। अब आगे गले पड़ चुकी है मुसीबत, पता नहीं कौन है, एक पागल साइको लगती है मुझे। हाँ मम्मा, आई मिस यू, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मुझे अभिषेक की बात, मुझे अभी की बात मान लेनी चाहिए थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मैंने किसी की नहीं सुनी, भुगत रही हूँ अब मैं यहाँ पे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इसका अगले का पार्ट सुनना है या नहीं सुनना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये नई स्टोरी सुननी है या नहीं। थैंक यू सो मच।